मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे आप स्ट्रैटेजी। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह शो में शामिल हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जो है उनका भी परिचय करा दें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है। आशीष से जानेंगे बाजार का हाल, देवांशी से जानेंगे आरबीआई गवर्नर ने क्या किए बड़े ऐलान, मानसी हमें बताएंगी कैसे रहेंगे हीरो मोटो के नतीजे, वहीं वरुण हमें बताएंगे कैसे रहेंगे टाटा कंज्यूमर के नतीजे। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से जानेंगे स्ट्राइड्स फार्मा से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर। तो हमने आज देखा लगातार गिरावट के बाद आज बाजार में रौनक लौटी। हुआ इसलिए ये क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने आज कई ऐलान किए हैं और उन ऐलानों के दम पर बाजार खुश हुआ। निफ्टी 121 अंकों की तेजी के साथ 14,618 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 424 अंकों का उछाल देखा गया। बैंक निफ्टी 513 अंकों की मजबूती के साथ 32,800 के पास बंद हुआ। फार्मा, बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार में तेजी का आज माहौल बना। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत दिखे ये भी समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1,110 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 241 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। भारतीय बाजारों में आज एक जबरदस्त एक्शन वाला और मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कल की कमजोरी से रिकवर करते हुए बाजार आज दमदार ओपनिंग करते हुए नजर आए। सेंचुरी मारकर खुलता हुआ दिखा निफ्टी, लेकिन ये अचानक से इतनी तेजी आई क्यों? इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को, जिन्होंने आज सुबह सुबह ऐलान किया कि 10 बजे आरबीआई गवर्नर की होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से ही बाजार में और एसजीएक्स निफ्टी में जोश आ गया। और जो एसजीएक्स निफ्टी 25-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था वो लगभग 75-100 पॉइंट ऊपर हो गया और वैसी ही दमदार शुरुआत की। और दमदार शुरुआत के बाद बाजार ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और मजबूत ट्रेड करते हुए नजर आए। 14,600 के आसपास खुले, थोड़ा ऊपर भी गए, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन जैसे आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 10:30 बजे के बाद, उसके बाद बाजार धीमे 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 अपनी मजबूती बढ़ाते नजर आए। शानदार खरीदारी हाईएस्ट पॉइंट के आसपास 14,600 के ऊपर निफ्टी पर और 32,700 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग होती हुई दिखी है। चौतरफा खरीदारी हुई और आज की खरीदारी की लीडरशिप आई सबसे ज़्यादा फार्मा शेयरों से और उसके बाद बैंक्स, ये दोनों ही बेहद मजबूती के साथ बढ़े। मेटल्स में तो खैर तेजी है ही। शुगर शेयर 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद फिर से चल पड़े। बाकी मिड कैप शेयरों में ज़बरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। लगातार एक के बाद एक स्टॉक बहुत ही एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर भरपूर खरीदारी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन और जिन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हुई वो भी गजब की। अच्छा, इस तेजी में कुछ योगदान दो और बातों का था। एक और ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। अमेरिका में कल उतार चढ़ाव के बीच एक अच्छी रिकवरी दिखी और डाउ फ्यूचर सुबह से मजबूत ट्रेड करते दिख रहे थे, तो उसका भी फायदा मिला। दूसरा, वैसे तो 2-3 दिनों से एफआईआईज ने बड़ा बेचा है स्टॉक्स और साथ ही काफ़ी बिकवाली भी हुई है, लेकिन पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो गया और एफआईआईज की बिकवाली होकर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी उनकी घटकर काफ़ी नीचे आ गई 52% के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से उनका खरीदना लाजमी था। तो वहाँ से जो रिकवरी आई वो ज़बरदस्त काम आती दिखी बाजार के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स से जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के दम पर बाजार में जोश भरा और कल होने वाली वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के पहले बाजार में एक बहुत ही बेहतरीन मजबूत राहत देने वाला ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला है। आज के बाजार पर राय तो समझ ली, अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानेंगे अनिल जी से थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले आज बाजार में जो रौनक लौटी है, कौन से सेक्टर्स में देखी मजबूती, कहां थी सुस्ती, समझते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, बताइए आज बाजार में किन खबरों के दम पर एक्शन दिखा? देखिए, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाजार का सेंटीमेंट सुधरता हुआ नजर आया। क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 120 अंकों की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 400 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ
और निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस देखा गया, 500 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। टाटा केमिकल्स पर बिकवाली की राय दी वागले साहब ने, यहां पर देखिए दिन के दौरान गिरावट देखने को मिली। लुपिन पर खरीदारी की राय दी राकेश बंसल ने, और देखिए शानदार बढ़त देखने को मिली, दिन के दौरान 14% से ज्यादा के मूव स्टॉक में देखने को मिले। जी शिपिंग खरीदारी की राय दी हिमांशु साहब ने, और देखिए यहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो आज आउट परफॉर्मेंस देखा गया, फार्मा इंडेक्स की तरफ से लगातार बढ़त यहां पर देखने को मिली। लुपिन देखिए इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा खबरों का असर देखने को मिला हाइकल में, स्पार्क में दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिला। इंडिगो रेमेडीज में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली। फार्मा के अलावा अगर आप देखें तो पूरा हेल्थ केयर स्पेस ये काफी बजिंग रहा, और खासतौर पर जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं यहां पर तेजी देखने को मिली। दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल्स में तेजी रही। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन यहां पर 15% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। शाल्बी और एस्टर डीएम हेल्थ केयर इन स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में तो एक्शन भरपूर था, लेकिन मेटल स्टॉक्स में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आज भी देखिए वेदांता अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। एनएमडीसी में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला। जिंदल स्टेनलेस और हिंडाल्को अच्छी खरीदारी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, यहां पर देखिए जो छोटे स्टॉक्स हैं इनमें आज खरीदारी दोबारा लौटती हुई नजर आई। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जेएनके बैंक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और सरकारी कंपनियों में देखिए तेज ब्रेकआउट देखने को मिला। बीएचईएल में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। एनएमडीसी के बारे में मैंने आपको बताया। बीईएल और जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहां पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। जो टी एंड कॉफी स्टॉक्स हैं यहां पर भी देखिए तेज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हरिसन मलयालम लगातार 3 दिन से अच्छी तेजी स्टॉक दिखा रहा है। टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट्स यहां पर भी देखिए तो ठीक ठाक गेंस देखने को मिले। इसके अलावा आज एक और खास सेक्टर है पूरे दिन फोकस में, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। अंबिका कॉटन मिल्स के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा मोंटे कार्लो, अरविंद, सियाराम सिल्क मिल्स इन स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला। सिर्फ एकमात्र रियल एस्टेट पैक ऐसा रहा जिसने आज बाजार को निराश किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए कॉन्कॉल हाइलाइट्स के बाद यहां पर बिकवाली देखने को मिली। फिनिक्स मिल्स, ओबरा रियल्टी और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। आइए अब बाजार पर और ज्यादा राय लेते हैं। हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा सर, अब आज के बाजार पर स्ट्रैटेजी, आज के कारोबार के बाद स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे क्या रखी जाए, और हमेशा की तरह हम समझेंगे आपसे कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी बताएंगे, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है। जी बड़ा अच्छा लगा। एक रिकवरी आज सुबह सुबह से देखने को मिली, और रिजर्व बैंक के जो हमारे चेयरमैन हैं ऑब्वियसली वो कर्व से आगे हैं, और जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनमें से रिजर्व बैंक सबसे आगे है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी देश की इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जो इंट्राडे लेवल के ऊपर जो कल आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हमने देखा कि गैस अथॉरिटी गेल वो ऊपर खुला था, नीचे बंद हुआ था, लेकिन गेन के साथ बंद हुआ। तो इस तरह का जब एक कैंडल बनता है तो उसमें चांसेस ये हैं कि कल भी वो आपको बढ़त देगा। तो गेल ले सकते हैं। 145 रुपये 60 पैसे भी बंद हुआ है। 141 का रखें स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 153 का। दूसरा जो स्टॉक है वो पोजिशनल मैं बताना चाहता हूँ। ऑब्वियसली हम सब ने देखा कि किस तरह से रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक ढांढस बंधाया, एक कॉन्फिडेंस दिया इंडस्ट्री और बैंकिंग को। तो उसके चलते हुए जो आईसीआईसीआई बैंक है वो करीब 580 और 588 के बीच में जो एक सपोर्ट था, वो गैप था, उसके वहाँ से वो बाउंस बैक लेके घूमा, और मुझे लगता है कि ये अच्छी रिटर्न हफ्ते भर में आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि 604 रुपये का जो क्लोजिंग है वहाँ पे खरीदें, 585 रुपये का रखें स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 640। ध्यान रखिए जैसे जैसे भाव ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहिए। जी बिल्कुल सर, एक दिन की खरीदारी इंट्राडे गेल में करने की सलाह वीके शर्मा जी की, और आईसीआईसीआई बैंक पे पोजिशनल व्यू रखने का जो है सजेशन दिया है वीके शर्मा जी ने। बातचीत इनसे जारी रहेगी, लेकिन जिस आरबीआई अनाउंसमेंट से बाजार में आज रौनक लौटी, उसके लिए उसमें क्या अहम बातें थी ये समझना जरूरी है। खासतौर पर जो इमरजेंसी हेल्थ सेवाएं हैं उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। और जरा इसके मायने और अहमियत समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी से। बताइए देवांशी।
कोरोना वायरस की दूसरे वेव के चलते आज आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जितने भी कोविड से जुड़े हुए इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं वहां पे काफ़ी ज़्यादा राहत देने की बात की गई है, लिक्विडिटी पर्याप्त देने की बात करी गई है। लेकिन जो बाजार को चिंता थी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉरिटोरियम से जुड़ी हुई बात आएगी, उसकी घोषणा नहीं की गई थी, जो बाजार को काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी तरफ रिस्ट्रक्चरिंग की बात ज़रूर की गई है, जो एमएसएमईज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। सबसे पहले कोविड से जुड़े हुए मेजर्स की बात करें तो आप देखिए 50,000 करोड़ तक की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो मेडिकल, साथ ही जो इंफ्रा हेल्थ केयर जो हैं, वैक्सीन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनको देने की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये मार्च 2020 तक की सुविधा दी गई थी, 3 साल के लिए लोन्स ले पाएंगी कंपनीज। इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए भी काफ़ी मेजर्स का ऐलान होता हुआ दिखा। 10,000 करोड़ तक के LTRO की सुविधा दी गई है, यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की सुविधा होती हुई दिखेगी। प्रति बोरोवर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 10 लाख की लिमिट तक ये लेंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अगर लेंड करते हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में गिना जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात भी आरबीआई की तरफ से आती हुई दिखी है। बैंकों को एक कोविड लोन बुक बनाने की बात की गई है आरबीआई की तरफ से, यानी कि जितनी भी आप कोविड में लेंडिंग करते हैं कोविड से जुड़े हुए सेक्टर्स को, उतना ही अगर आप सरप्लस फंड पार्क करते हैं आरबीआई के पास तो आपको अतिरिक्त ब्याज भी मिल सकता है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा, ये बताया गया है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा आप देखिए जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो काफ़ी अहम था। सबसे पहले अगर आपने पहली बार में रिस्ट्रक्चरिंग, जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आपको पहले बताया गया था, वो नहीं अवेल किया है तो आपको 25 करोड़ तक अगर आपका एक्सपोजर है तो इसमें इंडिविजुअल्स या एमएसएमईज जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अवेल कर लिया है रिस्ट्रक्चरिंग तो आपको केवल वर्किंग कैपिटल पर थोड़ी सी सुविधा मिलेगी, या फिर आपके जो टाइमलाइंस हैं वो एक्सटेंड कर दिए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके जो अकाउंट्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए 31 मार्च 2021 तक अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग लेनी है तो। इसके अलावा कई और मेजर्स की घोषणा भी करी गई है लिक्विडिटी के लिए। जो दूसरा ट्रांस है जीसेक खरीदने का आरबीआई की तरफ से 35,000 करोड़ का, वो 20 मई को किया जाएगा, ये पॉजिटिव थे। और इसके अलावा नए ग्राहकों को वीडियो केवाईसी की सुविधा भी दी गई है, ये एक ऑपरेशनल पॉजिटिव बेनिफिट आता हुआ दिखा। कई राज्यों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी रिलैक्सेशंस मिलते हुए दिखे। तो कुल मिला के बाजार को काफ़ी अच्छी बातें ये लगती हुई दिखी हैं कि पर्याप्त लिक्विडिटी की बात की गई है, काफ़ी पॉजिटिव थे। और साथ ही यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, जो कि बाजार काफी पसंद आई है। आरबीआई के जरूरी ऐलानों के बाद जरा अब आने वाले नतीजों पर भी बातचीत कर लेते हैं। हीरो मोटो की सबसे पहले बात करते हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं। पूरी रिपोर्ट है हमारी सहयोगी मानसी दवे के पास। मानसी, हीरो मोटो के नतीजों का प्रीव्यू क्या कहता है? जी बिल्कुल, सालाना आधार पर अगर कंपनी की आय की बात करें 36% की बढ़त का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 62% बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं मार्जिन्स जो है ये 10.6% से 12.5% पर जाते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर भी 32% की बढ़त हाथ लग सकती है। कुल वॉल्यूम 17.5% से बढ़कर 15.7 लाख यूनिट्स जाने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशंस में 14 से 15% की बढ़त की उम्मीद है। अक्टूबर और जनवरी में कीमत बढ़ाने से मार्जिन्स में बढ़त की भी संभावना जताई जा रही है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से मार्जिन्स पर असर पड़ेगा, वहीं अन्य आय घटने से मुनाफे पर भी हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। ये कंसर्न है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा मांग में रिकवरी पर भी आउटलुक पॉजिटिव है, जिसके चलते अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प से अच्छे नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर भी अपने नतीजे पेश करेगी। वरुण के पास चलते हैं, टाटा कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? वरुण, अनुमान क्या कहता है? देखिए, टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे मिले जुले रहेंगे। अब मिले जुले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े दबाव में रहने वाले हैं। अब ग्रोथ अच्छी क्यों रहेगी इसको आप समझिए। एक तो बेस क्वार्टर जो है उसमें काफी कम ग्रोथ थी, जाहिर सी बात है, तो लो बेस का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, पैकेज कारोबार जो है उसमें काफी बेहतरीन बढ़ोतरी हुई है। बेवरेजेस कारोबार जो है वहाँ करीब 50% के आसपास की ग्रोथ हुई है। भारत का कारोबार करीब 20% के आसपास की ग्रोथ वहाँ देखी गई है। और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है उसमें भी 5% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 22.5% के आसपास की ग्रोथ होगी, 2950 करोड़ के आसपास से आ सकता है। दिक्कत कहाँ है? दरअसल जो चाय यानी कि टी के जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने मिला था, उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे होगा। नो डाउट इस कंपनी ने चाय के कारोबार में प्राइस हाइक लिए थे,
लेकिन वो प्राइस इतने सफिशिएंट नहीं थे कि कंपनी के मार्जिन को बचा पाए। इसके लिए एबिटा 16.7% बढ़ेगा, मार्जिन जो है 12.8% से घटकर करीब 12.2% पे आ सकते हैं। वहीं मुनाफा जो है वो अच्छा खासा 200 करोड़ के आसपास आएगा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 122 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी ने किया था। उस समय कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था 264 करोड़ का, इसके वजह से नुकसान था, नहीं तो ये नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बार कंपनी को करीब 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा होने वाला है। तो ग्रोथ अच्छी रहेगी टाटा कंज्यूमर्स की, लेकिन मार्जिन जो है वो दबाव में रहेंगे। चलिए, ये तो नतीजों की बात हुई, आने वाले नतीजे। अब बात करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की। स्ट्राइड्स फार्मा के प्रमोटर की फार्मा कारोबार बेचने की तैयारी है, और एक्सक्लूसिव खबर और अच्छे से समझते हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से। स्वाति, बताइए स्ट्राइड्स फार्मा के लिए बड़ी खबर के मायने क्या है? फार्मा स्पेस बड़ा हॉट है इस वक्त, और वहीं पर एक्चुअली एक बड़ी खबर आते हुए नजर आ रही है, वो ये कि स्ट्राइड्स फार्मा के जो प्रमोटर्स है के.आर. रविशंकर और अरुण कुमार, ये अपनी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो बेचने की एक योजना जो उन्होंने बनाई, उसमें आगे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने कुछ फार्मा कंपनीज और कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से बातचीत की है। कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के यहाँ नाम भी सामने आ रहे हैं, जो 30% स्टेक इस कंपनी का, यानी कि पूरी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ बेचने की बात हो रही है। अरुण कुमार और के.आर. रविशंकर की करीब करीब 2500-3000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर ये बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ आपने अभी पिछले क्वार्टर में देखा, स्टेलिस जो कि एक 100% सब्सिडरी है स्ट्राइड्स फार्मा की, वो अब डीमर्ज होगी। इनफैक्ट प्रमोटर्स का ये कहना है कि स्ट्राइड्स फार्मा की बजाय अब वो स्टेलिस फार्मा जो है उस पर फोकस करेंगे, और डीमर्जर करने की वजह भी यही है कि अब उसमें आदित्य पुरी जी को एडवाइजर की तरह लाया गया है ऑन द बोर्ड ऑफ स्टेलिस। स्टेलिस इंजेक्टेबल्स बिजनेस में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है और काफ़ी हाई पोटेंशियल ऑफ वैल्यू बिजनेस की होगी, और उस पर अब फोकस कंपनी करना चाहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है कि स्ट्राइड्स फार्मा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है फार्मा का, वो उनके प्रमोटर्स बेच के स्टेलिस पर फोकस करेंगे अब, जो कि उनका अब एक बहुत हाई वैल्यू बिजनेस होगा। हमने कंपनी को लिखा और उनके रिस्पांस भी ये आया कि जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो करीब करीब 12 महीने में पूरी हो जाएगी। उनको उम्मीद है सारी अप्रूवल सामने आ जाएंगी, और स्ट्राइड्स में 33% स्टेलिस की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो कि $116 मिलियन की वैल्यूएशन पे रहे। और अगर आप ओवरऑल स्ट्राइड्स की स्टेलिस की बिजनेस की वैल्यूएशन देखते हैं तो $350 मिलियन पर पैक की जा रही है। तो शेयर होल्डर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू पोटेंशियल अनलॉकिंग की बात करी गई है यहाँ, और स्ट्राइड्स फार्मा अब जो है फोकस, उनके प्रमोटर्स फोकस करेंगे स्टेलिस पर। बहुत शुक्रिया स्वाति, स्ट्राइड्स फार्मा पर एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हैं हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर भी। बताइए सर, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जाए कल? जी स्वाति जी, इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, और ये भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ टेक्निकली अच्छी लगती है उसको ऑप्शन में लेंगे तो और अच्छी बात है। तो ICICI बैंक मैंने अभी पोजिशनल ट्रेड में बोला, तो ऑप्शन भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आपका लॉस आगे से फिक्स हो जाता है और उसको भी आप फर्दर कम कर सकते हैं। तो ICICI बैंक मेरी सलाह है कि मई का 610 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा जाए, जो करीब आपको 22 रुपये में मिले, और 15 रुपये का रखें स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 33 रुपये। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व सॉरी। तो ये फिनसर्व जो है ये बेसिकली बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, और इसके अंदर दूसरे जो इंश्योरेंस और अदर बिजनेसेस भी इसके अंदर हैं। तो उस दृष्टि से मेरी ये सलाह कि आप 11,500 की कॉल 305 रुपये पे लें, स्टॉप लॉस रखें 220 का, टारगेट रहेगा 430, और ध्यान रखिए अपने ऑप्शन को, स्टॉप लॉस को ऊपर धीरे धीरे प्राइस के साथ बढ़ाते रहिए। ओवर टू यू स्वाति। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। कल शुरुआत करने के लिए आपके पास ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। कोरोना के मामले जो 3 दिनों की गिरावट के बाद आज फिर बढ़ते हुए दिखे, कल देखना होगा कि वहाँ पर आंकड़ा 4 लाख के नीचे ही रहता है ना, वो ज़रूरी है। दूसरा, अमेरिकी बाजारों में 80-85 अंकों की तेज़ी डाउ फ्यूचर्स पर थी हम 3:30 बजे। देखते हैं अमेरिकी बाजारों का कैसा प्रदर्शन रहता है और उसके बाद किस तरह की
एक्शन डाउ फ्यूचर्स में कल सुबह देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा ट्रिगर, तीसरा बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए होगा वो एफआईज के डेटा। क्या आज के सेशन में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है या नहीं हुई तो और भी बढ़िया, कल हफ्ते की एक्सपायरी के दिन और ज़्यादा वो खरीदेंगे। लेकिन देखना ये आज के आंकड़े कैसे होते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा एक और ट्रिगर जो होगा कि वायदा कारोबार में अब तक पुट कॉल रेशियो जो 1 के नीचे आकर काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था, वहाँ पर स्थिति कितनी बदली है। लेकिन इन सब के बीच में मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है और अच्छी तेजी के साथ बाजारों में एक्शन है। तो अब कल के लिए 14,475 14,550 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725 14,775 यहाँ तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 32,000 के लेवल को 3 ट्रेडिंग सेशन से हम होल्ड कर रहे हैं। 32,000 32,300 ये 300 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर। 33,000 33,300 ये ऊपरी रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आपके लिए बनेगी। तो ओवरऑल उम्मीद कर सकते हैं कल एक और अच्छी शुरुआत वाला सेशन बन सकता है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। फिर वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और आज की रिकवरी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मजबूती की तरफ है। फार्मा शेयरों में कल भी एक्शन आगे बढ़ेगा। छोटे छोटे सेक्टर्स मसलन की फर्टिलाइजर, शुगर, मेटल्स, टेक्सटाइल ये जो बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्शन कल भी आपको तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। वहां पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन की विशेष स्ट्रैटेजी कहां? चलिए चंदन जी से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, अब बारी है आपके लॉन्ग टर्म पिक की। फंडामेंटली कहां पर आप स्ट्रैटेजी देंगे? उसी सेक्टर में से स्वाति जी, जो सेक्टर अभी अनिल जी ने बोला अच्छा कर सकता है, फार्मा। और फार्मा सेक्टर एसेंशियली एक ऐसा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है और अब पूरी इंडस्ट्री इसका भरपूर फायदा उठाएगी आने वाले कई सालों में। तो उसी एक सेक्टर से अजंता फार्मा, जीरो डेट कंपनी, प्रोमोटर की होल्डिंग 70%, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 21%, रिटेल करीब 9% और जो रिटेल एब्सोल्युटली रिटेल है यानी नॉन HNI उनकी महज 6%। 6% होने के बावजूद इसके जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो करीब 1,70,000 शेयर होते हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। लिक्विडिटी के एंगल से इन्वेस्टर को बहुत देखना चाहिए। अब क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, 28% डोमेस्टिक और करीब 72% एक्सपोर्ट्स का धंधा है, दोनों ही ग्रो करेंगे। इनके करीब 42 के ऊपर ANDAs फाइल्ड हैं जिनके अंदर से परमिशन मिली हुई है। उनके ऊपर 36 तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं यूएस मार्केट्स में और 15 अभी पेंडिंग हैं जिनके अप्रूवल आने। उसके अलावा ये कह रही है कंपनी कि 21 ANDAs हम और हर साल फाइल करेंगे, अच्छी बात। दूसरी, डोमेस्टिक मार्केट में भी 21 नए प्रोडक्ट इनके पिछले साल आए थे और ये हर साल 20-21 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो करीब होगा 12% सालाना अगले 2 साल के लिए। और जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा मानना है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नेट प्रॉफिट की 14% रहेगी। तो उस दृष्टि से ये जो स्टॉक करीब 1400 करीब कोट करता है 1948 रुपये पे, वो टारगेट हमारा है 2225। ऑब्वियसली इन्वेस्टर अगर नीचे गिरेगा तो एवरेज भी करेगा, तो बाकायदा कॉन्फिडेंटली आप एवरेज भी कर सकते हैं और जो टारगेट प्राइस है उसको बेच सकते हैं। तो 6 से 9 महीने के बीच में मेरा अंदाजा है कि आपको ये करीब 14% रिटर्न दे जाएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। लॉन्ग टर्म पे अजंता फार्मा में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं चंदन तापड़िया का। चंदन जी स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज फार्मा और सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और निफ्टी ने जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बाजार में थोड़ी बढ़त बनेगी। तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन सजेस्ट करना चाहते हैं। पहला तो रहेगा कैडिला का। कैडिला ने देखे पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर किया है। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है और ऑप्शन में एक्टिविटी अच्छी है, इसलिए कैडिला का 620 का कॉल लेने की सलाह रहेगी जो 25 रुपए के आसपास है। यहाँ पे 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 36 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक पे।
एक्सिस बैंक में पिछले 3-4 दिनों में नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब बैंकिंग काउंटर्स को भी बाजार में सहारा मिलेगा। तो एक्सिस बैंक की 740 की कॉल लेने की सलाह रहेगी जो 16 रुपए के आसपास है। यहाँ पे 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल ऊपर में 25 से 26 रुपए तक जा सकती है। बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका शो में शामिल होने के लिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए और तमाम सहयोगियों का भी थैंक यू हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।